सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और पहला और मैं स्वागत करता हूं आपके एक चैनल फूलदेही पे। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है जो कि सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूकेपीएससी हो और या यूके ट्रिपल एससी हो, जो आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है ना, तो उस पर आपके लिए कारगर साबित होगी। तो इसके लिए एक सीरीज़ जारी की हुई है जिसमें मैं हर 1-2 दिन के बाद 20-20 नंबर के हिंदी की जो क्वेश्चन है जो कि नए पैटर्न पे, जैसे अभी आयु पूछ रहा है, उस पर मैंने काम किया। आज फर्स्ट डे है तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और आगे को इसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी मेहनत करते रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सिंपल सा जवाब हो जाएगा वो होगा 3। अब 3 कैसे? एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है, एक होते हैं दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर, ठीक है। कहीं पे से गिना जाता है, कहीं पे नहीं गिना जाता। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें जिसमें सिंपल 1 लाइन वाले हो, जैसे अ, उ, ई, री, ये आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और अगर आप दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर में क्या आ जाएंगे? जिसमें डबल मात्रा हो, ठीक है, जैसे आ, ओ से एक ओ मात्रा रख के आ बना है ना, और फिर इसमें हम कह देंगे ई, ए, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और प्लुप्त स्वर तो आपको पता ही है, जिसमें स्वरों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने वो एक नए पैटर्न पे बनाए हैं, ठीक है। जैसे मतलब आजकल आयोग पूछ रहा है, हाल में ही आबकारी का पेपर हुआ था, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने इस पर थोड़ी मेहनत की है, इसी बेस पे की है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक युग्म जातिवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसमें कुछ युग्म दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको संज्ञा के प्रकार पता होने चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है, 5 प्रकार की होती है। तो इसमें जो पूछा गया है ऑप्शन आपका ए है, लड़का लड़की। तो क्या है? जातिवाचक है, लड़का लड़की, घोड़ा तोता, गंगा जमुना, राम श्याम। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। अब मैं आपसे बात करूँ, जैसे लड़का लड़की है, लड़का तो लड़की कुछ भी हो सकते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि लड़के के अंदर भी तो बहुत सारे लड़के हैं, कोई राम है, कोई श्याम है, कुछ है, तो ये जाति को भेद कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। घोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि जो पशु और पक्षी होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। गंगा जमुना भी क्या है? नदी को निरूपित कर रहे हैं ना, तो ये भी जातिवाचक में आएंगे। बट जो राम श्याम है, पर्टिकुलर नाम बता रहा है किसी चीज़ का, तो ये क्या कहलाएगा? राम और श्याम। राम और श्याम क्या है? ये है आपका सही आंसर, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यार शब्द के लिए हिंदी शब्द होगा। अब अन्यार हमारे यहाँ जो प्रचलित रूप से जो उत्तराखंड में चलता है उसके लिए प्रचलित रूप पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है अंधेरा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या एक प्रकार की कुप्रथा जो उत्तराखंड में चलती है। तो आपको सही आंसर बताना है। अन्यार का अर्थ होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आपने सुना होगा, और शुल्क पक्ष अलग हो गया और कृष्ण पक्ष इसका विपरीत हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण पक्ष। कितने लोग अंधेरे को जा रहे होंगे, जो कि गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आपको बताना होगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10, 30, 3 या 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाएगा वो 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई 1826 कोलकाता से जुगल किशोर की उसमें उद्यत मातंड करके पत्रिका निकली थी, तो उसके आधार पे ही 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर पे। शायद इसके ऑप्शन, सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन हट चुके हैं, शायद मिसप्रिंट हो गए, तो मैं यहीं पे से आपको बता दूंगा कि इसके ऑप्शन क्या है, ठीक है, आप खुद देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक साइड में आपको भाषा दी है, एक साइड में अपभ्रंश दिए हैं। अपभ्रंश क्या होते हैं? अपभ्रंश वही है जहाँ से भाषा की उत्पत्ति हो रही है। एंड जो सही आंसर होगा आपको बताना होगा। जैसे अपभ्रंश में आपका अर्धमांगधी, महाराष्ट्री, सौरसैनी और खस, तो इसमें भाषा किससे उत्पन्न हुई है ये चीज़ें पूछ रहा है। गुजराती है, जैसे अब बता सकते हो कि गुजराती नॉर्मली कहाँ से है भाई? गुजराती जो है वो आपके सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ठीक है। वैसे ही अवधि कहाँ से हुई है? अर्धमांगधी से। अर्धमांगधी से क्यों? क्योंकि जो पूर्वी हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी, मैं आपको याद करा दूँ, पूर्वी हिंदी में क्या है? 3 प्रकार की चीज़ें हैं, 3 भाषाएं हैं। क्या क्या है? ए, बी, सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये जो तीनों हैं ये किससे हुई हैं? अर्धमांगधी से। को याद रखना, अर्धमांगधी से 3 चीज़ें हैं, ए, बी, सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की सारी भाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद मराठी आ जाता है। मराठी आपको नॉर्मली दिख रहा है कि भाई मराठी कहाँ से है? महाराष्ट्र से होगा। और पहाड़ी तो आपका भाई खस या सौरसैनी कह सकते हैं इसको, तो यहाँ से उत्पन्न हुई है। तो आपको यहाँ पर जितने अपभ्रंश हैं इनको अच्छे से याद रखना है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, और ये सीरीज़ थोड़ा डेली चलने वाली है। अभी थोड़ा शुरुआती दिन है, थोड़ा कुछ कमियाँ लग सकती हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस पर सुधार किया जाए। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है किसने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहा है। अब पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा है क्या भाई। जिसने पढ़ा है उसके लिए तो थोड़ा आसान है ये चीज़ें। तो ब्रज भाषा क्या है? जो
पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी, इसमें आती है आपके ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा को ब्रुजबोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुजबोली। तो इसे अंतर्वेदी किसने कहा? क्या राहुल संकीर्तन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, कि सूर्यलाल वैद है, या गियर्सन है? तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, उनके लिए एक रिवीजन है, और बाकी जिन्हें पता नहीं है वो अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखें। जो हमारे गियर्सन साहब हैं, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। इन्होंने ही अंतर्वेदी कहा है, ठीक है, ब्रजभाषा को। और ब्रजभाषा का अन्य नाम मैंने आपको बताया ब्रजबोली, इसको भी आपको याद रखना है। जो खड़ी बोली है उसे कौरवी नाम किसने दिया था? वो दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। क्या दिया था? कौरवी, खड़ी बोली को, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आजकल आयोग पूछ रहा है उसी बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना है। निम्न में से कौन सा टिप्पण से सही मेल नहीं खाता? टिप्पण क्या है भाई? आपको पता है टिप्पण क्या है? ये आपने पढ़ा होगा, और ये पत्रकारिता से भी बहुत चीज़ें पूछा जा रहा है, और तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि पत्रकारिता में जो ड्राफ्टिंग वफ्टिंग होती है, ये चीज़ें हो गई, अनुस्मारक हो गया और परिपत्र हो गया, इनसे क्वेश्चन नॉर्मली बनते। तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे टिप्पण का उद्देश्य मामलों का नियमानुसार निपटारण करना। दूसरा है टिप्पण मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है यह सदैव उत्तम शैली में लिखा जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो टिप्पण है वो सदैव उत्तम शैली में लिखी जाती है। और चौथा है इसमें पूर्व होगा, ठीक है, पूर्ववर्ती पत्रों का सारांश, विषय व विवरण व विश्लेषण, आवश्यक सुझाव व निर्णय शामिल है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कौन सा मेल लिखा था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए बी या बी सी केवल 2 गलत है, या सभी कथन सही हैं। तो आपको ये सही बताना है कि कौन सा इसमें मेल नहीं खाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ऑप्शन बी और सी है, ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। क्योंकि देखो टिप्पण मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा जो टिप्पण है वो सदैव उत्तम पुरुष शैली में नहीं, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये भी आपको यहाँ से लेके चलना है। तो क्या क्या सीखा आपने कि टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं, और इसका मामलों का नियमानुसार निपटारण करना, जहाँ पर निपटारण वाला शब्द आएगा भाई वो टिप्पण है, ठीक है। और तीसरा ये है कि हाँ, जो पूर्ववर्ती पत्रों का सारांश है या किसी वस्तु पर विश्लेषण करना या आवश्यक सुझाव देना, ये सारा ही टिप्पण में शामिल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पर संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन है कि पंचम शब्द का सही विच्छेद क्या है। तो सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। पमधंचम, पड़धंचम, या पनधंचम, या पौधंचम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही है आपको ये बताना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है पमधंचम, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौ से क्या बनता है? 9, तो इसके ऊपर आ जाता है और पंचम बन जाता है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन बनता ही है, आपको यहाँ से याद करते हुए चलना है कि किस प्रकार से बन सकते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक विशेषण है? विशेषण पूछ रहा है कि इसमें विशेषण क्या है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सौंदर्य, बेकार, चतुराई या फुपेरा। देखो भाई, राइट आंसर की बात करें, सौंदर्य नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, चतुराई नहीं, फुपेरा। फुपेरा क्या है भाई? फूफा शब्द होता है ना, फूफा है, उनसे क्या बना है? फुपेरा बना है, तो उनकी विशेषता है, ठीक है। तो विशेषण पूछा था, फुपेरा इसका सही आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये यहाँ पर अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने देखो जो क्वेश्चन रखे हैं ना, वो नए पैटर्न के बेस पे रखे हैं, जैसे मतलब आजकल आयोग पूछ रहा है उसी पर रखें। तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, केवी राव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक व्यास। ये एक अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि अलंकार की पहचान करो, ये कौन सा अलंकार है। देखो भाई, कि यहाँ पर कोई शब्दों का पुनरावृत्ति हो रही क्या। देखो पुनरावृत्ति क्या होती है, जब बहुत शब्द जैसे ओ बार बार आ रहे हैं, तो ये तो आपका अनुप्रास हो गया, ठीक है। कोई भी शब्द है, ही नहीं, मतलब कोई भी वाक्य है बार बार आ रहा है, या कोई पहला वर्ण बार बार आ रहा है, तो वो अनुप्रास है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ये आपका हो जाएगा यमक। अब यमक कैसे हुआ? देखो, क्योंकि देखो जगती जगती 2 बार आया ना। देखो कोई भी चीज़ अगर तुम्हें 2 बार दिखती है तो सीधी बात है भाई वो यमक अलंकार है। कुछ ट्रिके हैं, इनको सिंपली रटना नहीं होता, समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि जगती जगती 2 बार आया है, तो ये अलग अर्थ देता है और ये अलग अर्थ देता है। अगर एक ही शब्द दिया है, उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? श्लेष, ठीक। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही, बहुत शब्द मतलब बार बार आ रहे हैं, तो वो अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। मानो, जानो, जनो, जनोई आएगा तो ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यमक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलंकार से भी एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर विलोम शब्द से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कलुष का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। आंसर है सकलुष, सहकलुष, निष्कलुष या विजातीय। तो आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, जैसे सकलुष दिख रहा है, सहकलुष दिख रहा है, निष्कलुष, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे आपको बचना है। और ये कैसे बच पाओगे? आपकी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, विलोम शब्द क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम,
ये चीज़ें ऐसी है भाई, ये बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकती। बच्चे कहते हैं कि भाई हमें याद नहीं हो रहे। मैंने भी एक इसी पे काम किया था। मैंने क्या किया, जैसे 10-12 पेज होते हैं बस विलोम शब्द के, उसमें तुम ऐसा कर लो कि एक दिन का एक पेज तो कर ही सकते हो। अगर आपकी कमान विलोम शब्द, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव में अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है करिए। उस टाइम पर आपको लगेगा नहीं हो रहा है, बट होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ नेचुरली सब चीज़ होती हैं और सब मेहनत पे ही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कलुष। और विजातीय दिया है, विजातीय का क्या होता है, सजातीय। ये मेरे माइंड में ऐसे कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या होता है कि आप बस पढ़ रहे हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके मन में बैठ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन तो भाई ऐसे क्वेश्चन आयोग आजकल पूछ ही रहा है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखी मैं के देखण तापी घाम के तापण। एक मतलब ये कह सकते हो आप मुहारा या लोकोक्ति टाइप का है, जो कि हमारी शायद कुमाऊँ का है, ठीक है। एक गढ़वाल का तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जो शब्द मुझे लग रहे हैं कुमाऊँ के हैं, क्योंकि मैं खुद कुमाऊँ से हूँ। तो देखिए मैं के देखा तापी घाम के तापण, इसको सही से पढ़ना है और इसका अर्थ बताना है। देखो आंसर क्या दिए हैं, ऑप्शन ए, लोगों को परख कर ही उनसे मित्रता करना। क्या ये राइट आंसर लग रहा है आपको? या बनावटी होना, सी है गर्मी में धूप सेकना, और डी है किसी के व्यवहार से पूर्णतः परिचित होना। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ लोग इसमें ऑप्शन ए भी जाएंगे कि लोगों को परख कर ही उनसे मित्रता करना, कुछ लोग बनावटी में जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो आपका है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वो पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ से पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। जैसे हमें दिखता है ना कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये यहाँ से फिर सूरज दिख रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कहीं टच है ये चीज़ें। तो कौन सी एरिया है उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं सरसीज, निहारिका, क्षितिज या अंतरिक्ष। तो सही आंसर क्या होगा इसका? क्षितिज, ठीक है, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि देखो निहारिका क्या है, निहारिका है जो एक कह सकते हैं बादलों का, धूल कण वाले बादल होते हैं ना, उनका एक संग्रहण या मतलब उनका इकट्ठा होकर जो धूल कण वाले बादल होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। सरसीज क्या है? ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कभी ना कभी आयोग ने पूछा है या पूछ सकता है, शायद ये पीछे पूछा भी है। फ्यूली क्या है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और समय बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है नाक में पहना जाने वाला आभूषण, ऑप्शन बी जाड़ों में पेय पदार्थ, ऑप्शन सी बसंत में उगने वाला पीला फूल, और ऑप्शन डी कृषि में एक उपयोगी उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर होगा बसंत में उगने वाला फूल, ठीक है। एक पीला फूल होता है, एक अलग ही थोड़ी खुशबू भी आती है उसमें, पहाड़ों में तो जो होता ही है। तो एक बहुत ही प्यारा फूल होता है, मतलब उसकी चमक ही अलग होती है। और वो ऐसा होता है कि बसंत के टाइम में, अब पता ही है आपको फूलों की क्या महत्वता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी फ्यूली शब्द आता है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक। नाक में पहना जाने वाला आभूषण, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। वो फ्यूली नहीं होता, वो बुलांक होता है, ठीक है। ये फुल्ली कह सकते हैं उसको, फुल्ली कहते हैं उसको, फुल्ली जो नाक में पहना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित काव्य संग्रह में से एक निराला जी की कृति नहीं है। कौन सी एक कृति निराला जी की नहीं है, ये पूछ रहे। तो देखो आपकी जो जितने भी कवि हैं इनसे एक आध क्वेश्चन तो बनता ही है, हर पेपर में 1-2 बनते ही बनते हैं। तो आपको सही आंसर बताना है गीतिका, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी पल्लव या नए पत्ते। तो इसमें निराला जी के क्या नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा पल्लव, ठीक है। पल्लव किसका है? पल्लव है सुमित्रानंद पंची का, ओके। और इसी बार जो आबकारी का पेपर था उसमें भी ये शायद एक इस चीज़ से बना था, एक कवि से क्वेश्चन बना था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कभी तो आपको रट्टी लेना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जो कवियों की इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं या उनके जो काव्य हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उन पर मैंने एक पीपीटी तैयार कर ली है। बस जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे भी अपलोड करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये भी एक छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बाज हो, ये बाज हो होगा, ठीक है। बाज की जन नहीं है, हाँ बाज की जन कखली पीड़, ये जन नहीं है, जान होगा, जानो, ये वाला आना होता है ना जो, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, जानो, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, नो ये वाला जान होता है ना, समझ गए हो आप लोग, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बाँझ की जान कखिली पीड़, ठीक है, काखिली पीड़, ठीक है, छोटा ही है। तो ये पूछ रहा है कि बाँझ की जान काखिली पीड़ का अर्थ बताइए। ये भी एक लोकोक्ति कह सकते हो इसको, कुमाऊनी या गढ़वाली जो भी है। तो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन सही तालमेल किससे खा रहा है। बाँझ की जन काखिली पीड़, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है आपको, बाँझ स्त्री कभी अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन थोड़ा दूसरे हो सकते हैं, बट थोड़ा जो पैटर्न है उन्होंने भी आयोग ने किया है, जो चेंजिंग आ रखी है आयोग में। अगर आयोग बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं भाई, हम भी अपनी मेहनत करेंगे और हम भी दिखाएंगे आयोग कि हाँ हम भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और इनमें क्या होता है, ऐसी लोकोक्ति को आपको पढ़ना होता है, बाकी 1-2 बार पढ़ के आपके माइंड में ये छप जाती है, ठीक है। बाँझ स्त्री कभी अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऑप्शन बी सफलता के लिए अनुभव जरूरी है। ऑप्शन सी अनुविहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन डी बिना अनुभव के, यहाँ पर शायद ये मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ था, बिना अनुभव के अनुभूति नहीं की जा सकती।
ठीक है, अनुभूति मतलब किसी चीज़ की अनुभूति नहीं की जा सकती, बिना अनुभव के अनुभूति नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर भी चौथा ही है। ठीक है, ऑप्शन डी की देखो, वो कह रहा बाज की जन काखली पीड़ा, वो कह रहा जो बाज स्त्री है वो क्या जाने कोक की पीड़ा, मतलब कोक की पीड़ा क्या होती है भाई, कोक की पीड़ा वही जानेगा जिसने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, वही उस ममता को समझेगा, तो वही कह रहा है कि बिना अनुभव के वो अनुभूति कर ही नहीं सकती भाई। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देखो, एक रिपीटेड क्वेश्चन है तो बार बार आता भी है, और आप कह रहे हो कि इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों डाला है भाई। देखो आयोग 20 के 20 क्वेश्चन तो सब हार्ड तो डालेगा नहीं। ठीक है, आपको बेसिक को भी लेके चलना है। कभी कभी क्या होता है जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे खराब हो जाते हैं, तो उस पर काम करना है, उसको गलत नहीं करके नहीं आना है। अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन खराब कर रहे हैं तो समझो कि हम भाई हज़ारों में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो सही कर रहे हैं ना उस चीज़ को, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं शेखर पाठक का है या मन्नू भंडारी जी का है, शेखर जोशी है, मंगलेश डबराल के। दाजू किसकी रचना है आपको बतानी है, और यहाँ पर थोड़ा लोग खचक खाएंगे, मुझे पता है शेखर पाठक और शेखर जोशी में लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो इसको ध्यान से देना है, और थोड़ा जो आपने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो रिवीजन के तौर पर ले। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, शेखर जोशी। ठीक है, शेखर पाठक नहीं करना है, शेखर जोशी की कृति है, और इनकी और रचना भी एक हलवाहा है। ठीक है, दाजू हो गया, नौरंगी बीमार हो गया, और एक उनका बदबू हो गया, बदबू, और एक मेंटल भी बहुत पूछा गया है, तो मेंटल भी इनकी है, शेखर जोशी की। ठीक है, मंगलेश डबराल बाकी आप जानते हैं उत्तराखंड से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं इसे छांट के लाया हूँ भाई। कुछ क्वेश्चन तो इसमें छांट के लाया हूँ, थोड़ा मेहनत लगी हुई है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इससे पहले मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई नहीं है कभी। पीपीटी भी मैंने तैयार कर ली है कि कहाँ पर क्या करना है। मैंने बोलियों पर पीपीटी तैयार की है अपनी, और मैंने कवियों पे की हुई है, और यहाँ की जो लोक नृत्य हैं इन पर की हुई है, और जितने भी आपकी जो ये मुहावरे हैं इसके लिए मैंने एक अलग से पीपीटी तैयार की है, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं इसे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। जो लोग फॉन्ट को नहीं जानते, ठीक है, फॉन्ट, जो लोग फॉन्ट को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में हिंदी में एक लास्ट में फॉन्ट करके एक टॉपिक दिया हुआ है, और इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार जो आपका पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें भी फॉन्ट से आया था। तो आपको फॉन्ट अच्छे से याद रखना है। देखो फॉन्ट होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिकोड और एक होता है नॉन यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड नॉन यूनिकोड हमसे पूछा गया है नॉन यूनिकोड फॉन्ट, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो कृतिदेव हो जाएगा। ठीक है, कृतिदेव इसका नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलो इसको समझते हैं, नॉन यूनिकोड और यूनिकोड जो एक फॉन्ट है इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और 2-3 है इनको आप 2-3 को याद कर लीजिए, बाकी आप वहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, तो नीचे इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने इसे एक अच्छे से डायग्राम पर शो किया है। आपको क्या करना है, सिंपली 2-3 चीज़ें याद करनी है। एक होता है नॉन यूनिकोड, एक होता है नॉन यूनिकोड। ये क्या है, फॉन्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है फॉन्ट है। फॉन्ट के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि फॉन्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। टिप्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, सॉरी आई नहीं होता, ठीक, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो भाई इसको कैसे याद करोगे, देखो एक है कृतिदेव और चाणक्य, दोनों ऐसे लग रहे हैं कि किसी पुराने लोगों के नाम है नहीं, नॉन भी लिखा है तो पुराना कह सकते हैं इसको, पुराने लोगों के नाम है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कृतिदेव और चाणक्य क्या है, नॉन यूनिकोड है। बाकी मंगल, अपराजिता और कोकिला, दोनों तो लेडीज़ का नाम आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है फीमेल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और एक मंगल उनके भाई, मंगल भाई उनके साथ, ये क्या है, यूनिकोड है। आप तीनों को भी याद कर लोगे ना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। और इस बार मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में, उनमें फॉन्ट में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि थोड़ा 1-2 पेपर में नहीं आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो फुल डे क्लासेस है मैं ये कहूँगा भाई अभी शुरुआती दौर है मेरा, एक नाम भी अच्छा सा यूनिक ढूंढा है मैंने, तो इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं डेली के प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन के हिंदी के लाने वाला हूँ, उसके बाद में उत्तराखंड की भी लाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखो भाई आराम से पढ़ना है, सोने में सुगंध इतना ही है। ठीक है, मुहावरे भी आपसे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो उसको आपको बताना है कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सुगंध से युक्त आभूषण, ऑप्शन बी है सुगंधित होना, ऑप्शन सी है कोई बहुत सुंदर चीज़, और ऑप्शन डी है सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो सही से ध्यान से पढ़ना है, और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करना है, क्योंकि जो एग्जाम का प्रेशर है वो हर कोई बंदा डील नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज़ को मैंने फील किया हुआ है, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ भी काम बिल्कुल शांत रहना है, और उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन को देखना है, उसके बाद एक एक ऑप्शन को जो आपको सही लगता है उसको टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है तो एक एक ऑप्शन को आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि भाई नहीं ये चीज़ ये है, और ये है, नहीं ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा, सुंदर वस्तु में भी और गुण होना, मतलब कोई चीज़ सुंदर है, एक तो वो सुंदर है और उसमें और गुण भी हैं, तो यही क्या कहलाएगा, सोने में सुगंध।
ठीक है, ये मुहावरे का सही अर्थ है। और मुहावरे को अच्छे से रट के चलना। और चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, देखो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपके विलोम शब्द है ना, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, और आपके तत्सम तद्भव हो गए, और आपके जो मुहावरे हो गए, ये थोड़ा देखो आप ल्यूसेंट ठीक है, पढ़ रहे हो आप ठीक है, पर ल्यूसेंट से ये क्वेश्चन, ये वाले और चीज़ तो ठीक है, ल्यूसेंट बहुत बेस्ट बुक है, पर ल्यूसेंट से ये नहीं आते हैं, ठीक है। विलोम आपके ज़्यादा ल्यूसेंट में दिखेंगे जो पेपर में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे काम करते हैं। आप यूपी एमपी इधर वाले क्वेश्चन उठा सकते हो, तो इसके लिए आप कोई या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके लाएंगे, उससे आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 3-3 4-4 बार लिखो, खुद पे खुद ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ये शब्द से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इसको स्पेशली लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि बहुत पहले मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन रख रहा था तत्सम तद्भव वाला, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें शब्द वाला रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक तो रचना के आधार पर होते हैं, और एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है। और जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 या 5 प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं आपके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने। और 5 पूछे भी जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेश से आए हुए हैं, ठीक है, कुछ हमारे देशज हैं, और कुछ हमारे संस्कृत से आए, कुछ हमारे संस्कृत से आए, तो उन्हें हम तत्सम कहेंगे। हमें दिया है फारसी, देखो फारसी अरबी, ये शब्द भी आपको प्रैक्टिस से याद होंगे, और इसकी एक ट्रिक भी है, ये भी मैंने तैयार की हुई है अपने नोट्स में, और इसको कभी बाद में बताऊँगा। तो गोभी, संतरा, अंगूर और लीची, इसमें से क्या फारसी आपको ये बताना है। देखो गोभी तो गोभी हो गया, और संतरा हो गया, ये दोनों आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। बाकी जो अंगूर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, फारसी शब्द है अंगूर। अंगूर फारसी को ऐसे याद रख सकते हो भाई, जो अंगूर हैं फारसी, तो देखो मुगल क्या थे, कौन सी शब्द की यूज़ करते थे, फारसी का, ठीक है। तो मुगल लोग क्या खाते थे, अंगूर खाते थे, ये चीज़ तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि दिखता भी होगा आपको टीवी वगैरह में कि मुगल लोग अंगूर खा रहे हैं, तो समझ जाओगे कि फारसी शब्द है। बाकी जो लीची है, ये एक चीनी शब्द है, ठीक है, चीनी मतलब चाइनीज़। बाकी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हिंदी के एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे, और तब तक के लिए पैलाग। थैंक यू।